रेशो हमें बताती है कि इट इज़ नॉट जनरेटिंग इनफ सेल्स गिवन इन टोटल एसेट्स, यानी टोटल एसेट्स जो है वो सेल्स को जनरेट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प आउट नहीं कर रहे या बहुत ज़्यादा परफॉर्म नहीं कर रहे. वी जस्ट सॉ दैट अलाइड्स फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर इज इन लाइन विद इंडस्ट्री एवरेज. सो द प्रॉब्लम इज विद इट्स करंट एसेट्स, इन्वेंट्रीज एंड अकाउंट्स रिसीवेबल्स. कहाँ पर प्रॉब्लम नजर आ रही है हमें? प्रॉब्लम हो सकती है विद इट्स करंट एसेट्स में प्रॉब्लम हो सकती है, इन्वेंट्री में प्रॉब्लम आ सकती है, या फिर अकाउंट्स रिसीवेबल में प्रॉब्लम आ सकती है, जिसकी वजह से हमारी जो एसेट टर्नओवर रेशियो है वो बहुत ज़्यादा वीक है, बहुत ज़्यादा लो है. सो इस पर जो है वो हमें फोकस करने की ज़रूरत है कि हाउ टू परफॉर्म वेल, या इसको हम कैसे बेहतर कर सकते हैं. इसी तरह से अगर हम बात करें डेट मैनेजमेंट रेशियो की, द फोर्थ आपका जो एक और सेट ऑफ रेशियोज हैं वो डेट मैनेजमेंट रेशियोज का है कि कंपनी जो है वो कैसे अपना लेवरेज इंक्रीज, यानी जब भी कंपनी में डेट की अमाउंट इंक्रीज हो जाती है तो कंपनी की जो लेवरेज है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, राइट. सो द यूज ऑफ डेट विल इंक्रीज और लेवरेज अप. डेट का जो यूज करना है उसकी वजह से कंपनी की लेवरेज इंक्रीज हो जाएगी और फर्म की जो रेट ऑफ रिटर्न ऑन रेट ऑफ अर्निंग्स है वो भी जो है वो फर्म की इंक्रीज हो जाएंगी, क्योंकि कंपनी अगर अर्न ज्यादा करेगी तो कंपनी को उसी के अकॉर्डिंगली इंटरेस्ट रेट भी अपने डेट्स पर अकॉर्डिंगली ज्यादा ही पे करना पड़ेगा, जिसकी वजह से कंपनी का जो है वो रिस्क भी इंक्रीज हो जाता है इफ इट इज फाइनेंस्ड ओनली विद इक्विटीज. बट अगर हम यानी कंपनी, हम कहते हैं कि हमारे पास 3 सोर्सेज ऑफ फाइनेंसेस होते हैं और फाइनेंस के तीनों सोर्सेज में सबसे पहला जो लीस्ट कॉस्टली स्टॉक यानी सोर्स है हमारे पास वो होता है रिटेन्ड अर्निंग्स का सोर्स, कि हम रिटेन्ड अर्निंग्स के थ्रू जो है वो फाइनेंसिंग करें तो बहुत ही ज़्यादा लेस रिस्की और लेस कॉस्टली इन्वेस्टमेंट है. अगर हम डेट फाइनेंसिंग कर लें तो रिस्क इंक्रीज हो जाता है बट नॉट मोर देन, बहुत ज़्यादा रिस्क इंक्रीज नहीं होता. बट अगर हम इक्विटी फाइनेंसिंग करें तो वो मोर रिस्क होता है, मोर रिस्की इन्वेस्टमेंट हो जाती है. सो इन दिस सेक्शन वी डिस्कस डेट मैनेजमेंट रेशियोज. डेट मैनेजमेंट रेशियोज को डिस्कस कर लेते हैं कि फर्म जो है वो लेवरेज की पोजीशन में कब होती है और नॉन लेवरेज जो टाइम है उसका वो कैसा रहता है. अच्छा जी, अनलेवरेज फर्म के लिए आपके सामने एक दो तरह की फर्म्स आपको दिखाई गई हैं, एक अनलेवरेज्ड और दूसरी लेवरेज फर्म. अनलेवरेज से मुराद है कि डेट उसमें बिल्कुल नहीं होगा और लेवरेज फर्म से मुराद है कि उसमें डेट मौजूद होगा. ओके फाइन, देख लेते हैं जी. करंट एसेट्स दोनों कंपनीज की 50 हैं, फिक्स्ड एसेट्स 50 हैं, टोटल एसेट्स 100 हैं. ओके फाइन. डेट अगर एक कंपनी में बिल्कुल जीरो डेट है, कोई डेट नहीं है, कॉमन इक्विटी उसकी 100 है, तो टोटल लाइबिलिटीज एंड इक्विटी जो है वो $100 की है. जबकि इधर हम बात करें यहाँ पर जो है वो 50-50 है, यानी दोनों, इस कंपनी ने जो टोटल फाइनेंसिंग है वो इक्विटी से की हुई है, जबकि ये वाली जो कंपनी है, कंपनी भी, इसने अपनी जो फाइनेंसिंग है कंपनी में वो डेट और इक्विटी के कॉम्बिनेशन से की हुई है. ठीक है. तो रिटर्न ऑन इक्विटी अगर हम देख लें कि हमारे पास जो है वो 27% रिटर्न ऑन इक्विटी है. एक्सपेक्ट हमने किया हुआ था कि 9% होगी और यानी कि अगर हम यानी इनके तमाम जितने भी ऑपरेटिंग इनकम और यानी इनकम स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली अगर हम मेजर कर लें, जबकि अगर हम यहाँ देखें तो कंपनी की जो पोजीशन है रेट ऑफ रिटर्न में, ये एग्जैक्टली जो कंपनी की एग्जैक्ट पोजीशन है दैट इट इज. ठीक है. अब कंपनी अगर नो डेट के साथ परफॉर्म करती है विद जीरो डेट, सारी की सारी इक्विटी है, तो कंपनी के जो रिटर्न्स हैं वो ओनली 27% हैं. जबकि कंपनी अगर डेट और इक्विटी दोनों के कॉम्बिनेशन से वर्क करती है तो आप देखेंगे कंपनी का जो रिटर्न है वो 48%, यानी काफी ज्यादा बेहतर जो है वो परफॉर्म कर रहा है एज कम्पेयर टू द फर्स्ट वन अनलेवरेज्ड फर्म. तो इट मीन्स के कंपनी की जो परफॉर्मेंस है with the combination of debt and equity वो ज़्यादा बेहतर होती है as compared to only equity. सिर्फ और सिर्फ इक्विटी के साथ अगर फर्म जो है वो कर रही हो, परफॉर्म कर रही हो.
सो बट उसमें कंपनी को इंटरेस्ट पेमेंट्स तो करनी पड़ती हैं। इंटरेस्ट पेमेंट जो है वो कौन कवर कर लेता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स जो है वो इंटरेस्ट पेमेंट कंपनी की कवर कर लेते हैं। सो इसलिए कंपनी को जो है वो उसका ज़्यादा इशू जो है वो नहीं बेयर करना पड़ता, ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन नहीं होती उसमें। सो इन फॉर्म्स में, सॉरी, इन तमाम रेशियोज में हम किस चीज़ को, यानी जो मेजरली हम देखेंगे दैट इज हमारा टोटल डेट कितना है, और टोटल उस डेट को हम जो है वो एसेट्स के ऊपर किस तरह से इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये किस तरह से हम यूटिलाइज कर रहे हैं कि हमारी जो टोटल एसेट्स हैं वो भी हमें जो है वो प्रॉपरली रिटर्न दे सकें। द रेशियो ऑफ टोटल डेट टू टोटल एसेट जर्नली कॉल्ड, इसको हम जर्नली अगर हम बात करें तो इसको हम डेट रेशियो कहते हैं। ये किस चीज़ को मेजर करती है? परसेंटेज ऑफ फंड्स प्रोवाइडेड बाय क्रेडिटर्स, के कितने परसेंट जो फॉर्म में जो एसेट्स हैं वो क्रेडिटर्स ने हमें दिए हुए हैं। हम इस चीज़ को मेजर कर लेते हैं कि कितने जो परसेंट हमारे एसेट्स हैं उनमें कितना हिस्सा डेट का है और कितना हिस्सा इक्विटी का है। ये जब किसी एक्सटर्नल ने, बेसिकली ये जो डेट टू इक्विटी रेशियो है ना, ये स्टॉक होल्डर्स के लिए ज़्यादा वो होती है। स्टॉक होल्डर्स ने देखना होता है कि कंपनी में कितना डेट है और कितनी इक्विटी है। अगर कंपनी में बहुत ज़्यादा डेट होगा तो भी कंपनी की पोजीशन जो है वो बहुत अच्छी नहीं रहती, कंपनी की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छी नहीं रहती। और अगर बहुत ज़्यादा इक्विटी होगी तो भी, अगर बहुत ज़्यादा इक्विटी होगी तो रिस्की इन्वेस्टमेंट हो जाएगी बहुत ज़्यादा, और अगर बहुत ज़्यादा डेट होगा तो फिर उसमें भी जो है वो कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही होती। सो टोटल डेट में कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं? करंट एसेट्स प्लस लॉन्ग टर्म एसेट्स दोनों ही इंक्लूडेड होते हैं। और क्रेडिटर्स प्रेफर्ड लो डेट रेशियो, क्रेडिटर्स हमेशा कहते हैं कि डेट रेशियो जो है कंपनी की वो कम से कम होनी चाहिए, बिकॉज द लोअर द रेशियो द ग्रेटर द कैश कॉशन अगेंस्ट क्रेडिटर्स लॉसेस इन द इवेंट ऑफ लिक्विडेशन। यानी कि वो क्या कहते हैं कि क्रेडिटर्स की कोशिश होती है कि क्रेडिटर्स ये चाहते हैं कि कंपनी की जो डेट रेशियो है वो कम से कम होनी चाहिए, वो बहुत लो होनी चाहिए। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि अगर कंपनी लिक्विडेट होती है, अगर कंपनी खत्म हो जाती है, तो उस सूरत में उनका जो रिस्क है पैसे के डूब जाने का, वो बहुत ज्यादा कम होता है। ठीक है। इसी तरह से अगर हम स्टॉक होल्डर्स की बात करें, स्टॉक होल्डर्स जो हैं वो क्या करते हैं? स्टॉक होल्डर्स कहते हैं कि फर्म में ज्यादा लेवरेज होनी चाहिए, यानी फर्म की जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो ज्यादा होनी चाहिए। क्यों कहते हैं कि ज्यादा होनी चाहिए? बिकॉज इट कैन मैग्नीफाई एक्सपेक्टेड रिटर्न्स, क्योंकि उससे उनके जो एक्सपेक्टेड रिटर्न्स हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं, वो बढ़ जाते हैं। तो दिस इज द रेशियो स्टॉक होल्डर्स अपने अकॉर्डिंग देखते हैं, डेट होल्डर्स जो है वो अपने अकॉर्डिंग देखते हैं। डेट होल्डर्स कहते हैं कि कम से कम होनी चाहिए, स्टॉक होल्डर्स कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए। सो कंपनी जो है वो इन बिटवीन मैनेज करती है, जिसमें उसके तमाम जो स्टॉक होल्डर्स हैं और जितने भी डेट होल्डर्स हैं वो सारे के सारे उसमें जो है वो इक्वलाइज पोजीशन में रहते हैं। Creditors will be reluctant to lend the firm creditors will be reluctant to lend the firm more money, वो ज़्यादा फर्म को जो है वो अमाउंट दे सकते हैं, एंड मैनेजमेंट would probably be subjecting the firm too high a risk of bankruptcy, right, if it sought to borrow a sustainable amount of additional funds। अगर कंपनी बहुत ज़्यादा डेट ले लेती है, एक्स्ट्रा डेट ले लेती है, तो फिर कंपनी की जो बैंक्रप्सी की पोजीशन है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, कंपनी की स्टेबिलिटी नहीं रहती मार्केट में। सो कंपनी की जो डेट टू इक्विटी रेशियो है, इन समराइज अगर हम कहें कि कंपनी की जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो मैनेज्ड होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा लेवरेज भी नहीं होनी चाहिए फॉर्म में, यानी बहुत ज़्यादा डेट भी नहीं होना चाहिए, और बहुत ज़्यादा जो है वो फॉर्म को अनलेवरेज्ड, यानी बिल्कुल ही जीरो पे नहीं रहना चाहिए, जीरो डेट पे। अगर फॉर्म बिल्कुल जीरो डेट पे रहेगी तो भी आपने देखा कि फॉर्म की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो रिड्यूस हो जाती है। और स्टॉक होल्डर्स की जो कोशिश होती है वो यही होती है कि हमारी जो फर्म की डेट रेशियो है वो ज़्यादा हो, फर्म ज़्यादा लेवरेज्ड हो, ताकि हमारे जितने भी रिटर्न्स हैं वो बेहतर बूस्टअप हो सकें, वो बेहतर हमें जो है वो पोजीशन में मिल सके। सो हर बंदा अपने अपने हिसाब से देख रहा होता है, और मैनेजर्स जो है वो इसे अपने अकॉर्डिंगली मैनेज करते हैं। इसी तरह से टाइम इंटरेस्ट अर्न रेशियो की बात करें, द टाइम्स इंटरेस्ट अर्न रेशियो इज डिटरमिन्ड बाय डिवाइडिंग अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। टाइम इंटरेस्ट अर्न रेशियो जो है वो हम यानी किस तरह से कैलकुलेट करते हैं? टाइम इंटरेस्ट अर्न रेशियो कैलकुलेट की जाती है, ईबीआईटी को हम डिवाइड कर देते हैं इंटरेस्ट चार्जेस पर। यानी आपको ये नाम ही बता रहा है कि इंटरेस्ट अर्न रेशियो टाइम्स इंटरेस्ट अर्न रेशियो, यानी हाउ मेनी टाइम्स यू हैव इंटरेस्ट अर्न, कितनी दफा आपने इंटरेस्ट जो है वो अर्न किया है।
इस चीज़ का हमें जो है वो अंदाज़ा हो जाता है, हम देख लेते हैं कि ईबीआईटी अर्निंग बिफोर इनकम एंड टैक्स, सॉरी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस को डिवाइड कर दिया जाता है इंटरेस्ट चार्जेस के ऊपर कि कितने इंटरेस्ट चार्जेस हैं हमारे। जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास एक अमाउंट जो हमें नजर आती है 3.2 टाइम्स हमने इंटरेस्ट अर्न किया है, जबकि इंडस्ट्री जो इंटरेस्ट अर्न कर रही है वो 6 टाइम्स कर रही है। इट मीन्स कि हमारी कंपनी में ऐसी कोई ड्रॉबैक है, ऐसी कोई फ्लॉ है जिसकी वजह से हमारी कंपनी जो है वो इंटरेस्ट कवरेज नहीं कर पा रही। सो व्हाट इज द रीजन? द इंडस्ट्री एवरेज इज 6 टाइम्स, सो अलाइड इज कवरिंग इट्स इंटरेस्ट चार्जेस बाय अ रिलेटिवली लो मार्जिन ऑफ सेफ्टी। कंपनी का जो सेफ्टी मार्जिन है वो बहुत ज्यादा कम है, राइट? कंपनी को चाहिए कि कंपनी इंडस्ट्री के साथ साथ परफॉर्म करे, जैसा वो क्या बहुत सादा सी जुबान में अगर मैं बात करूं कि कहा जाता है कि जैसा जग में चल रहा होता है ना, मतलब जो भी एक्टिविटीज चल रही होती हैं, ये जो भी कस्टम्स चल रहे होते हैं, हमें उन्हें उस हिसाब से ही, अगर हम साथ साथ चलेंगे तो बेहतर होगा, और अगर हम उसे बिल्कुल हट के चलते हैं तो फिर हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी। तो बिल्कुल इसी तरह से कंपनीज के लिए भी यही होता है, जब आपके साथ के कंपेटिटर्स जो हैं जैसा परफॉर्म कर रहे हैं, अगर आप उनके कॉम्पिटिशन में बिल्कुल वैसा ही परफॉर्म नहीं करते या उससे हट के कोई यानी अपनी एक अलहदा ही 1.5 इंच की मस्जिद बनाकर बैठते हैं, तो फिर उसमें ऑब्वियसली आपको प्रॉब्लम्स बेयर करनी पड़ती हैं और फिर आपका सर्वाइवल भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। सो कंपनी के जो डेट्स हैं, यानी जो इंटरेस्ट अर्निंग की रेशो है या इंटरेस्ट पेइंग रेशो है कंपनी की, वो जितनी जल्दी हो सके कंपनी जो है वो, और जितनी अगर कंपनी अपना इंटरेस्ट पे नहीं कर सकती, या मतलब अगर ऐसा हो जाए जिस तरह से इस वक्त की पोजीशन में अगर हम देख लें कि कंपनी का जो इंटरेस्ट अर्निंग रेशियो है वो 3.2 टाइम्स है, यानी 3 टाइम्स कंपनी जो है वो इंटरेस्ट अर्न करती है, जबकि इंडस्ट्री एवरेज की अगर हम बात करें तो वो 6 टाइम्स अर्न कर लेते हैं। इसी तरह से अगर पेइंग की बात कर लें तो कंपनी अगर अपना इंटरेस्ट टाइमली पे ना कर सके तो उस सूरत में फिर क्या हो जाता है कि कंपनी जो है वो बैंक्रप्सी की तरफ मूव कर जाती है, कंपनी बैंक्रप्ट हो जाती है। उसमें फिर कंपनी के लिए यानी ये प्रॉब्लम आ जाती है कि जो है वो कंपनी परफॉर्म नहीं कर सकती। सो अगर हम आगे चलें प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज पर कि व्हाट आर द प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज को अगर हम देख लें तो अकाउंटिंग स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट इवेंट्स दैट हैपेंड इन द पास्ट, बट दे आल्सो प्रोवाइड क्लूज अबाउट द वर्ड्स रियली इंपॉर्टेंट। अकाउंटिंग स्टेटमेंट जो है वो हमें पास्ट परफॉर्मेंसेस के बारे में बता रही होती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट सा एक पॉइंट है जिसे आप लोगों को याद रखना है कि अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स जो हैं वो हमें पास्ट इवेंट्स के बारे में बताती हैं। अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स कभी भी हमें आने वाले या फ्यूचर इवेंट्स के बारे में नहीं बता रही होती, बट दे ऑल्सो प्रोवाइड क्लूज अबाउट व्हाट्स रियली इंपॉर्टेंट। वो हमें ये भी बताती हैं कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट या ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि हमारे लिए वेरी मच इंपॉर्टेंट हो सकती है, व्हाट्स लाइकली टू हैपन इन द फ्यूचर। बस हमें ये बता सकती हैं कि फ्यूचर में क्या हो सकता है, क्या होगा ये नहीं पता चलता, ठीक है। जो अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स हैं वो पास्ट इवेंट्स पर बेस करती हैं, फ्यूचर इवेंट्स पर बेस नहीं कर रही होती। और द लिक्विडिटी एसेट मैनेजमेंट नेट कवरेज रेशियो दस फॉर टेल समथिंग अबाउट द फर्म्स पॉलिसीज एंड ऑपरेशंस। हमें ये जो जितनी भी रेशियोज हैं, लिक्विडिटी रेशियोज, एसेट मैनेजमेंट रेशियोज, और ये सारी की सारी हमें कंपनी के पॉलिसीज और कंपनी के ऑपरेशंस के बारे में बता रही होती हैं। अब जब हम मूव कर रहे हैं प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ, तो फिर प्रॉफिटेबिलिटी में हमने क्या देखना है, हम क्या चीज मेजर करेंगे कि कंपनी की फाइनेंसिंग पॉलिसीज कैसी हैं और कंपनी अपने ऑपरेटिंग जो डिसीजंस हैं वो किस तरह से लेती है। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज में हम ये चीज देखेंगे। हमने कंपनी की पॉलिसीज देख ली, कंपनी के ऑपरेशंस देख लिए, ओके फाइन। इन सारी चीज़ों का हमें पता चलेगा कहाँ से, लिक्विडिटी रेशियो से, एसेट मैनेजमेंट रेशियो से और डेट रेशियो से। जबकि जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज हैं वो हमें कंपनी की फाइनेंसिंग पॉलिसीज के बारे में बताएंगी। ठीक हो गया। अच्छा जी, ऑपरेटिंग मार्जिन क्या होता है? ऑपरेटिंग मार्जिन जो है वो किस तरह से कैलकुलेट किया जा सकता है? ऑपरेटिंग इनकम ईवीआईटी, यानी ऑपरेटिंग इनकम को आप डिवाइड कर दें सेल्स के साथ, तो आप अपना ऑपरेटिंग मार्जिन निकाल सकते हैं कि व्हाट इज योर ऑपरेटिंग मार्जिन, आप किस मार्जिन पर ऑपरेट कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पर चेक करें, अलाइड्स जो है वो 9.5% का ऑपरेटिंग मार्जिन है, जबकि के साथ परफॉर्म कर रही है, जबकि इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो इंडस्ट्री जो है वो
10% यानी कि ऑपरेटिंग मार्जिन पे है कंपनी, अभी भी 5% जो है वो बिलो द एवरेज काम कर रही है, यानी बिलो द इंडस्ट्री एवरेज काम कर रही है। तो दिस रिजल्ट इंडिकेट दैट अलाइड्स ऑपरेटिंग कॉस्ट आर टू हाई। ये हमें क्या पता चला कि अगर हमारी कंपनी का जो ऑपरेटिंग मार्जिन है वो कम है, तो इसका मतलब है कि हमारी कंपनी जो है वो हाईली कॉस्ट, यानी हमारे जो कंपनी के ऑपरेशंस हैं उनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, हम अपनी कॉस्ट को कवर नहीं कर पा रहे, हम अपनी कॉस्ट को कवर नहीं कर पा रहे, इसीलिए तो हमारी इनकम इंक्रीज नहीं हो रही, इसीलिए तो हमारा ऑपरेटिंग मार्जिन जो है वो नहीं बढ़ रहा। तो क्या है कि अगर हम अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल कर लेंगे, अगर हम अपनी कॉस्ट को रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे, तो फिर हम जो है वो अपना ऑपरेशन यानी जो ऑपरेटिंग मार्जिन है उसको इंक्रीज कर सकेंगे। इसी तरह से अगर हम प्रॉफिट मार्जिन की बात करें, तो प्रॉफिट मार्जिन में भी यही होता है कि समटाइम्स कॉल्ड नेट प्रॉफिट मार्जिन को प्रॉफिट मार्जिन भी कहा जाता है और इसको नेट प्रॉफिट मार्जिन भी कहा जाता है। अगर ये दोनों नामों में से किसी भी नाम से आता है तो आपने इसमें यूं मतलब कंफ्यूज नहीं होना कि वेदर whether it is profit margin or it is something else. सो इसको हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं? नेट इनकम डिवाइडेड बाय सेल्स। नेट इनकम हमारी जितनी भी होगी उसको हम डिवाइड कर देंगे अपनी टोटल सेल से, तो हम एग्जैक्टली अपने नेट प्रॉफिट मार्जिन पर पहुंच सकेंगे, जिसमें कंपनी अगेन जो है वो परफॉर्म कर रही है, लोएस्ट परफॉर्म कर रही है एज कंपेयर टू इंडस्ट्री एवरेज। सो क्या है, क्या नेट सेल में, नेट सेल्स में क्या है? इसमें सॉरी नेट इनकम, हम्म उसमें यानी कि क्या आएगा? नेट इनकम में नेट इनकम आएगी। नेट मैम इनकम आप कहाँ से आइडेंटिफाई करते हैं? नेट इनकम आपको इनकम स्टेटमेंट से मिलती है ना। नेट इनकम जो है वो आपको इनकम स्टेटमेंट से मिलती है ना। आप बहुत ऐसा कीजिएगा कि किसी भी कंपनी की जो एक एनुअल रिपोर्ट है वो डाउनलोड कीजिएगा और उसमें से आइडेंटिफाई कीजिएगा कि वेयर इज द नेट इनकम, वेयर आर द सेल्स। ठीक है, और ये सारी की सारी चीजें जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ये सारी की सारी जो होती हैं ये आपकी उसमें मौजूद होती हैं, आपकी जो एनुअल रिपोर्ट होती है, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट के आइटम्स हैं ये सारे के सारे। ठीक है, यस मैम। अच्छा जी। अब प्रॉफिट मार्जिन जो है वो आपको इस किस चीज के बारे में जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि वेदर आपके जो इनकम्स हैं उनका यानी कि सेल्स के साथ कैसा रिलेशनशिप है, आपकी सेल्स जो है वो आपके इनकम पे कितना असरअंदाज होती हैं। तो आपकी इनकम उसी वक्त सेल्स की वजह से इंक्रीज होगी अगर आप अपनी जो कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट है, उसको रिड्यूस करेंगे, उसको कम करने की कोशिश करेंगे, उसको कवर अप करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपकी जो इनकम है, ये जो प्रॉफिट मार्जिन है वो इंक्रीज नहीं होगा। एंड द नेक्स्ट वन इज रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स। रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स से क्या मुराद है कि आपकी कंपनी के जो टोटल एसेट्स हैं उन पर आपको रिटर्न कितना मिल रहा है, जिसको हम आरओए भी कहते हैं। ये बैलेंस शीट रेशियोज हैं सारी की सारी, सॉरी ये मिक्स्ड रेशियोज हैं, बैलेंस शीट नहीं है, ये मिक्स्ड हैं क्योंकि नेट इनकम इनकम स्टेटमेंट का आइटम है और टोटल सेल्स जो टोटल एसेट्स जो हैं ये आइटम है किसका, बैलेंस शीट का। सो नेट इनकम डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स, तो हमें पता चलता है कि हमारी जो नेट इनकम है यानी कि उसकी वजह से हमारे एसेट्स पर रिटर्न कितना है। अलाइड का जो रिटर्न है वो 5.9% है, जबकि इंडस्ट्री का जो रिटर्न है वो 9% है। दिस इज नॉट गुड, ये कोई अच्छे इंडिकेशन नहीं है। इट ऑब्वियसली बेटर टू हैव अ हायर देन अ लोअर रिटर्न ऑफ एसेट्स, यानी इट मीन्स कि हमारे जो एसेट्स हैं उन पर हमें रिटर्न बहुत ज्यादा कम मिल रहा है। इट मीन्स कि हम अपने एसेट्स को इतना एफिशिएंटली, इतने अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहे कि हम उन पर अच्छा खासा रिटर्न गेन कर सकें। क्या है कि कंपनी, इसकी रीजन ये हो सकती है कि कंपनी जो है वो ग्रेट डीलिंग कर रही है डेट के साथ, जिसकी वजह से इन विच केस हाई इंटरेस्ट एक्सपेंस विल कॉज नेट इनकम टू बी रिलेटिवली लो। अगर कंपनी जो है वो बहुत ज्यादा डेट, यानी जिस तरह से मैंने कहा था कि कंपनी को बहुत ज्यादा लेवरेज भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा डेट होगा अगर कंपनी में, तो उस सूरत में जो है वो कंपनी के इंटरेस्ट एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे, और इंटरेस्ट एक्सपेंसेस अगर बहुत ज्यादा होंगे तो उसकी जो नेट इनकम है वो रिड्यूस हो जाएगी, और नेट इनकम रिड्यूस होगी तो टोटल जो एसेट्स हैं उनका टर्नओवर रिड्यूस हो जाएगा, उनका टर्नओवर जो है वो कम हो जाएगा एज कंपेयर टू इंडस्ट्री।
सो कंपनी को मिक्स्ड परफॉर्मेंस ही रखनी चाहिए, अपनी मिक्स्ड कैपिटल स्ट्रक्चर जो है वो अपना रखना चाहिए। डेट और इक्विटी का बहुत ज़्यादा डेट भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा इक्विटी भी कंपनी के पास जो है वो नहीं होनी चाहिए। सो बेसिक अर्निंग पावर रेशो की अगर हम बात करें तो व्हाट इज द बेसिक अर्निंग पावर रेशो इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग ऑपरेटिंग इनकम डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स। ऑपरेटिंग इनकम को हम डिवाइड कर देते हैं टोटल सेल्स से, तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं इसमें हम क्या चीज़ इंडिकेट, मतलब क्या किस चीज़ का हमें पता चलता है, एबिलिटी ऑफ द फर्म्स एसेट्स टू जनरेट ऑपरेटिंग इनकम, कि हमारे जितने भी एसेट्स हैं उनको उनमें कितनी एबिलिटी है कि वो हमारी जो इनकम है उसमें कितना अपना मतलब रोल प्ले करते हैं, कितने कितना पार्ट लेते हैं ऑपरेटिंग इनकम को जनरेट करने में या अर्न करने में। तो 14.2% अर्निंग जो पार्टिसिपेशन है एसेट्स की वो होती है ऑपरेटिंग इनकम में। बाकी सारी की सारी जो है वो अदर फैक्टर्स पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। जबकि इंडस्ट्री की बात अगर हम करें तो दैट इज 18%। इट मीन्स के कंपनी की जो टर्नओवर पोजीशन है, जो कंपनी की यानी कि कंपनी के एसेट्स की जो एफिशिएंसी है वो बहुत ज़्यादा लो है। द रेशियो शोज दैट द रॉ अर्निंग पावर ऑफ द फर्म एसेट बिफोर द इन्फ्लुएंस ऑफ टैक्सेस एंड डेट, एंड इट इज यूजफुल व्हेन कंपेयरिंग फर्म्स विद डिफरेंट डेट टैक्स सिचुएशंस। यानी कंपनी यानी डेट परफॉर्म करने से पहले की जो पोजीशन है कंपनी की वो कुछ बेहतर परफॉर्म हो रही है बिकॉज ऑफ इट्स लो टर्नओवर रेशियोज एंड पुअर प्रॉफिट मार्जिन ऑन sales. Allied has a lower BEP, यानी BEP is basic earning profit, basic earning power ratio than the average food processing company। यानी अगर अगर हम एवरेज इंडस्ट्री की बात करें तो इंडस्ट्री की एवरेज बेहतर है, बेहतर परफॉर्म कर रही है। जबकि अगर हम अलाइड की बात करें तो अलाइड की जो परफॉर्मेंस है वो बेहतर नहीं है। और उसकी रीज़न क्या है कि कंपनी के जो टैक्सेस और डेट की जो पोजीशन है उसकी वजह से कंपनी की जो ये जो बीईपी रेशियो है वो बहुत ज़्यादा लो है। अगर कंपनी इनको इनको मैनेज कर ले तो फिर जो है वो कंपनी इसमें बेहतर परफॉर्म कर सकती है। इसी तरह से अगर हम रिटर्न ऑन कॉमन इक्विटी की बात करें, रिटर्न ऑन स्टॉक्स भी कहा जाता है इसको। रिटर्न ऑन कॉमन इक्विटी को अगर हम देख लें तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट और बॉटम लाइन अकाउंटिंग रेशियो इज रिटर्न ऑन कॉमन स्टॉक। ये कौन सी रेशियो कहलाती है कंपनी के लिए? बॉटम लाइन रेशियो कहलाती है। और इसको जो है वो रिटर्न ऑन इक्विटी कहा जाता है। ओके, रिटर्न ऑन इक्विटी को आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है? नेट इनकम डिवाइडेड बाय कॉमन इक्विटी। डेफिनेशन आपको यहाँ से मिल जाएगी। द रेशियो ऑफ इनकम नेट इनकम, द रेशियो ऑफ नेट इनकम and common equity measure the rate of return on common stock होल्डर्स इन्वेस्टमेंट के। कॉमन जो स्टॉक होल्डर्स हैं उनके इन्वेस्टमेंट का रेट ऑफ रिटर्न जो है वो कैसा है, वो कितना है। स्टॉक होल्डर्स एक्सपेक्ट टू अर्न अ रिटर्न ऑन देयर मनी। ऑब्वियसली स्टॉक होल्डर्स को अपनी जो इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न चाहिए। और दिस रेशियो टेल्स हाउ वेल दे आर डूइंग इन एन अकाउंटिंग सेंस, कि वो कितने अच्छे तरीके से जो अपना रिटर्न है वो ले सकते हैं या उनको रिटर्न जो है वो मिल जाएगा कंपनी के स्टॉक्स से। अगर हम अलाइड की बात करें तो अलाइड का कम जो स्टॉक रिटर्न है दैट इज 12.5%। जबकि इंडस्ट्री एवरेज या बाकी की जो कंपनीज हैं वो हमें 15% जो है वो अर्निंग देती हैं। बट far below as the return on total assets. This somewhat better ROE result from the company's greater use of debt, a point discussed earlier, यानी जो आपको आपके साथ पहले ही डिस्कस किया गया। जिस तरह से मैंने डेट टू इक्विटी रेशियो में बात की थी कि जो स्टॉक होल्डर्स हैं उनको क्या चाहिए, जाहिर सी बात है स्टॉक होल्डर्स को अपना रिटर्न रिक्वायर्ड है। और स्टॉक होल्डर्स अपने रिटर्न में डेट कंपनी के स्टॉक होल्डर्स चाहते हैं कि कंपनी के पास ज़्यादा डेट होना चाहिए, जबकि जो डेट होल्डर्स हैं वो चाहते हैं कि कंपनी के पास ज़्यादा डेट ना हो। इट मीन्स कि वो कहते हैं कंपनी की डेट की रेशियो जो है वो रिड्यूस होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। जबकि स्टेक होल्डर्स कहते हैं कि हमारी जो डेट की रेशियो है वो ज़्यादा होनी चाहिए। उससे क्या होता है, स्टॉक होल्डर्स को रिटर्न चाहिए होता है और डेट अगर ज़्यादा होगा, कंपनी के पास पैसा ज़्यादा होगा, पैसा ज़्यादा होगा तो कंपनी जो है वो बेहतर परफॉर्म करके अपने जो रिटर्न हैं उनको इंक्रीज कर सकेगी, बूस्टअप कर सकेगी। इसलिए स्टॉक होल्डर्स का जो मेन कंसर्न है वो यही होता है कि उनको उनकी इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न क्या मिल रहा है, वेदर दे आर इन्वेस्टिंग और नॉट। अच्छा, एक मिनट आप लोग होल्ड कीजिएगा। मतलब मैं एक कॉल ले लूँ उसके बाद आपसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, जी बिल्कुल ले रही हूँ।
अच्छा ठीक है। ठीक है, मैं इसको देख लूँगी। अभी फ़िलहाल तो लाइट नहीं है और मैं लेक्चर में हूँ, और आई थिंक सो कि मेरा ये लेक्चर ही वाइंड अप होगा। जैसे ही फिर आती है मेरे पास लाइट, तो मैं जैसे ही अवेलेबल होगा इसको अपडेट कर दूँगी, ठीक है? मैं कर दूँगी, ठीक है, थैंक यू। नहीं, बाकी वालों में है। अच्छा, चलें मैं उसे देख लूँगी फिर। अच्छा, चलें, ठीक है, ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा जी। So this is all about return on equity, and the last one, last आपके सेशन की तरफ मूव करते हैं, that are market value ratios. Market value ratios हमारी जो है वो तमाम ratios होती हैं, इनका ताल्लुक किसके साथ होता है? कुछ आइडिया है? मार्केट वैल्यू रेशियोज आर यूज्ड इन थ्री प्राइमरी वेज, तीन तरीकों से इनको यूज किया जाता है। कौन कौन इनको यूज करता है? इन्वेस्टर्स इसका इस्तेमाल करते हैं, व्हाई दे आर डिसाइडिंग टू बाय और सेल आर स्टॉक, क्या ताकि वो इस चीज को आइडेंटिफाई कर सकें कि उन्होंने किस बेस पर, किस रीजन पे जो है वो किसी भी स्टॉक को खरीदना है या बेचना है, और कब खरीदना और बेचना चाहिए। बाय इन्वेस्टमेंट बैंकर्स when they are setting the share price of new stock issue। आईपीओ में जब न्यू स्टॉक्स इशू हो रहे होते हैं तो बैंकर्स ने ये डिसाइड करना होता है कि हमने अपने शेयर की प्राइस क्या रखनी है। उसके लिए मार्केट वैल्यू रेशियोज जो है वो यूटिलाइज की जाती है, मार्केट वैल्यू रेशियोज को हेल्प से हेल्प आउट लिया जाता है। और बाय फर्म्स, फर्म्स भी इसको यूज कर रही होती हैं। क्यों यूज करती हैं? व्हेन दे आर डिसाइडिंग हाउ मच टू ऑफर फॉर एन अदर फर्म इन अ पोटेंशियल मर्जर, यानी फर्म्स मर्जर के टाइम पे इसे यूज करती हैं। तीन तरह, तीनों पार्टीज इसको यूज कर रही होती हैं। बैंक भी इसको यूज करते हैं, इन्वेस्टर्स भी यूज करते हैं, और फर्म्स भी यूज करती हैं, राइट? तो बैंक क्यों यूज करते हैं? बैंक ने आईपीओ में न्यू स्टॉक प्राइस इशू करनी होती है, तब इसको यूटिलाइज किया जाता है। इन्वेस्टर्स क्यों यूटिलाइज करते हैं? क्योंकि उन्होंने अपने स्टॉक को बाय और सेल का डिसीजन लेना होता है, इसलिए वो देखते हैं कि मार्केट की वैल्यू क्या है। और जो फर्म्स हैं उन्होंने मर्जर एंड एक्विजिशन के टाइम पे इस चीज को मद्देनजर रखना होता है कि फर्म की जो मार्केट पोजीशन है वो कैसी है। ओके, अगर कंपनी की जो है वो, इफ द लिक्विडिटी, एसेट मैनेजमेंट, डेट मैनेजमेंट एंड प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज ऑल लुक गुड, and if investment thinks these ratios will continue to look good in future, the market value ratios would be high। अगर तमाम रेशियोज जो है वो बेहतर हो रहे, परफॉर्म कर रही होंगी, बेहतर रिजल्ट शो कर रही होंगी, तो प्रोडक्शन यही है कि जो मार्केट वैल्यू रेशियोज हैं वो भी हाई ही होंगी, वो भी अच्छी ही होंगी, और कंपनी की जो स्टॉक प्राइस है वो भी अगेंस्ट उसके, यानी उसी को मद्देनजर रखते हुए एक्सपेक्ट कर लिया जाता है कि कंपनी की जो स्टॉक प्राइस है वो भी इंक्रीज होगी, और मैनेजमेंट बेहतर जजमेंट करके और उसकी बेसिस पर गुड डिसीजन जो है वो ले सकती है। एक रेशो हमारे पास प्राइस अर्निंग रेशो आ जाती है, दूसरी रेशो हमारे पास जो है वो मार्केट बुक रेशो, मार्केट या इसको हम बुक रेशो भी कहते हैं। प्राइस टू अर्निंग रेशो की बात अगर हम कर लें तो ये क्या शो करती है? हाउ मच इन्वेस्टर्स आर विलिंग टू पे पर डॉलर ऑफ रिपोर्टेड प्रॉफिट्स, कि हमारे जो जितने भी इन्वेस्टर्स हैं वो कितना, किस रेशो से पे करने के लिए विलिंग है, किस रेशो पे हमें जो है वो पे करेंगे। प्राइस टू अर्निंग रेशो से हम इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर, प्राइस क्या चल रही है पर शेयर की और उसके अगेंस्ट अर्निंग क्या है हमारी पर शेयर, तो इस चीज़ को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जिस तरह से हमने अभी बात की कि अगर कंपनी की बाकी पोजीशन अच्छी हो, यानी प्रॉफिटेबिलिटी की, एसेट मैनेजमेंट की, और बाकी लिक्विडिटी रेशियो बेहतर हो, तो फिर कंपनी की जो मार्केट वैल्यू रेशियोज हैं वो भी बेहतर परफॉर्म कर रही होती हैं, और उसी की बेसिस पर हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कंपनी की जो स्टॉक प्राइस है वो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। इसी तरह से जब कंपनी में हमने देखा कि अलाइड्स की जो पिछली परफॉर्मेंसेस थी वो ही इतनी अच्छी परफॉर्म नहीं हो रही थी, वो भी इतना बेहतर रिजल्ट प्रोवाइड नहीं कर रही थी, तो फिर यहाँ पर जो है वो यानी कि मार्केट वैल्यू रेशियोज भी उसी हिसाब से डिक्रीज होंगी, मार्केट वैल्यू रेशियोज भी उसी हिसाब से कम होंगी। तो फिर इस सूरत में कंपनी की जो पोजीशन है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती। देयर इज़ नो करेक्ट, यानी कि इसका कोई क्राइटेरिया नहीं होता कि इतनी पीई रेशो होगी तो बेहतर होगी या इतनी नहीं होगी तो नहीं होगी। बट द S&P 500 historical average is 15.9 and its range is 48.1.7 48.1 to 7.1।
ओवर द लास्ट 30 ईयर्स। इसमें कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया नहीं होता कि इतनी यानी कि अगर आपकी परसेंटेज होगी या इतनी प्राइस टू अर्निंग रेशो होगी तो बेहतर होगी, अगर ऐसा नहीं होगा तो मतलब कुछ भी सच नहीं हो सकता। सो हिस्टोरिकली अगर बात करें तो 7.1 तक या 7 रेशोज 7% तक की जो एवरेज है उसको सही कंसीडर किया जाता है। बट अगर हम इंडस्ट्री के साथ कंपैरिजन में बात कर लें तो इंडस्ट्री कंपैरिजन में अगर हम देखें तो इंडस्ट्री की जो प्राइस अर्निंग रेशो है यानी पर डॉलर जो हमें इन्वेस्टर ने प्रोवाइड किया हुआ है, पर डॉलर हम क्या अर्न कर रहे हैं, तो इंडस्ट्री कहती है कि हम पर डॉलर 11.3% अर्न करते हैं, जबकि हमारी कंपनी जो है वो 9.8% अर्न करती है। इट मीन्स कि हमारी कंपनी की जो पोजीशन है वो वीक है, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। इसी तरह से मार्केट रेशो या बुक रेशो जिसको हम कहते हैं, व्हाट इज द मार्केट एंड बुक रेशो? द रेशो ऑफ अ स्टॉक्स मार्केट प्राइस टू इट्स बुक वैल्यू गिव्स एन अदर इंडिकेशन ऑफ हाउ इन्वेस्टर्स रिगार्ड टू द कंपनी। इससे भी हमें यही पता चलता है कि इन्वेस्टर्स जो हैं वो किस तरह से कंपनी को रिगार्ड करते हैं, इन्वेस्टर्स जो हैं वो कंपनी को किस तरह से वैल्यू करते हैं, विच मीन्स लो रिस्क एंड हाई ग्रोथ। इट मीन्स कि हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं वो क्या कहते हैं कि रिस्क कम, इन्वेस्टर हमेशा यही चाहता है कि मुझे रिस्क ना लेना पड़े और उसके अगेंस्ट जो ग्रोथ है मेरी वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होती जाए, वो मतलब मैं बहुत ज़्यादा जल्दी जो है वो ग्रो करता चला जाऊँ। हैव हाई एमबी रेशियोज यानी मार्केट या बुक वैल्यू रेशियोज। अलाइड की सूरत में अगर हम बात करें, वी फर्स्ट फाइंड इट्स बुक वैल्यू पर शेयर। हम पर शेयर की बुक वैल्यू फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले और उसके बाद फिर हम एमबी रेशियो की तरफ जाएंगे, क्योंकि एमबी रेशियो का जो फॉर्मूला है दैट इज अबाउट मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू पर शेयर। तो बुक वैल्यू पर शेयर को फाइंड आउट करने के लिए हमें इस फॉर्मूला के थ्रू जो है वो चेक करना है कॉमन इक्विटी डिवाइडेड बाय शेयर्स आउटस्टैंडिंग। कॉमन इक्विटी हमारी कितनी है, कॉमन आउटस्टैंडिंग शेयर्स जिसको हम कहते हैं, वो डिवाइडेड बाय शेयर्स, सॉरी, इक्विटी की इन डॉलर सेंस क्या है और आउटस्टैंडिंग शेयर्स कितने हैं, तो हमें पर शेयर हमारी जो बुक वैल्यू है वो मिल जाती है। पर शेयर बुक वैल्यू को जो है वो फिर हम इस जो हमारा मार्केट या बुक वैल्यू, सॉरी, मार्केट या बुक जो हमारी रेशो है उसमें हम इसको आइडेंटिफाई कर देते हैं। और अगेन उसमें फिर जिस तरह से पहले हमने बात की थी कि अगर कंपनी की बाकी पोजीशन अच्छी नहीं है तो ये कैसे अच्छी हो सकती है, इसमें भी कंपनी वीक ही परफॉर्म कर रही होगी। और यस, कंपनी वीक परफॉर्म कर रही है कि कंपनी जो है वो इन्वेस्टर जो है वो पे करने के लिए विलिंग है, बट कंपनी की जो बुक वैल्यू है वो इंडस्ट्री से रिड्यूस है, इंडस्ट्री से कम है। तो फिर इस सूरत में इन्वेस्टर जो है वो थोड़ा सा हेजिटेट करता है इन्वेस्टमेंट इन अपनी जो है वो पुटअप करने के लिए, ताकि उसकी ऐसा ना हो कि उसकी जो इन्वेस्टमेंट है वो स्टक हो जाए या वो वेस्ट हो जाए किसी ऐसी पोजीशन में जिससे वो फर्दर जो है वो बेहतर परफॉर्मेंस की तरफ ना जा सके। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर रेशियो एनालिसिस। इसके अलावा दो एनालिसिस जो हैं वो हमारे पेंडिंग हैं, कौन कौन से? ट्रेंड एनालिसिस एंड कॉमन साइज एनालिसिस। तो इसको हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट सेशन में डिस्कस कर लेंगे और डो पॉइंट इक्वेशन को भी हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही आज के सेशन में। अगर कोई क्यूरी है, अगर कोई आप लोगों ने क्वेश्चन पूछना है तो वो पूछ लें। जी, एनीवन? मैम वो असाइनमेंट का पूछना था, जैसे असाइनमेंट क्या थी? असाइनमेंट का क्या पूछना था आपने? आप